जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। लास्ट क्लास में हमने समझा कि भारत का संविधान किस प्रकार से अपनी ताकत को संतुलित करता है और अपनी संस्थाओं के माध्यम में किस प्रकार से उसने शक्ति का संतुलन कायम किया हुआ है और इस देश के हर नागरिक को कोई ना कोई एक कारण मुहैया करा रखा है जिससे कि इस देश का हर नागरिक भारत के संविधान में विश्वास करे, है ना। आपको मैंने यहां तक बताया था। अब मैं चल रहा हूं आगे के बारे में बताने। आज हम चल रहे हैं ये जानने कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। आज हम चल रहे हैं इस कहानी को सुनने और समझने। तो चलिए सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे हुआ है भारत के संविधान का निर्माण। आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। भारत की जो संविधान सभा बनी थी वो तब बनी थी जब भारत विभाजित नहीं हुआ था। तो अविभाजित भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ये याद रखना है। भारत की संविधान सभा का निर्माण तब हो गया था जब भारत विभाजित नहीं था। समझ में आई बात? आगे सुनो। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनर्बैठक हुई। तो पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। और विभाजित भारत की पहली संविधान बैठक कब हुई है? 14 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार तो भारत की संविधान सभा का निर्माण किस के आधार पर हुआ है? कैबिनेट मिशन के आधार पर। भारत की संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर हुआ है? कैबिनेट मिशन के आधार पर, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक कैबिनेट थी और जिसने भारत के संविधान के निर्माण के लिए कुछ शर्तें रखी थी। वो शर्तें क्या हैं? आइए सुनते हैं। प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। तो ये 292 सीटें वहां थी जहां पर डायरेक्टली अंग्रेज रूल करते थे और ये 93 सीटें वहां थी जहां पर राजा और महाराजा रूल करते थे। तो एक सीट का पैमाना कितना रखा गया था? 10 लाख लोगों को। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि एक व्यक्ति होगा। 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा। समझ में आई बात? तो इस अनुपात में सीटों को बांटा गया था। ठीक है। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है। तो आप ये जान लीजिए कि भारत के संविधान को बनाने का क्राइटेरिया, ये चीजें रखी, भारत की संविधान सभा को बनाने का क्राइटेरिया, ये चीजें रखी गई थी। अब आते हैं संविधान के निर्माण पर। संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा का क्या स्वरूप था ये जान लेते हैं कि क्या थी संविधान सभा की रूपरेखा। ठीक है।
3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद के सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। और जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन कितने लोगों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने अंतिम तौर पर भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे सुनो। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकाल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने विभाजन के बाद हुई हिंसा से बहुत अच्छी सीख ली और उन्होंने भारत के नागरिकों के अधिकारों में धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। धर्म के आधार पर नागरिकों के अधिकारों में कोई भी भेदभाव नहीं रखा। भारत चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबको एक समान अधिकार दिया गया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। खास तौर पर किस आधार पर? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। पाकिस्तान किसके नाम पर बना है? इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के लिए बना देश है। समझ में आई बात? तो इसीलिए भारत की संविधान सभा ने विभाजन के बाद हुई हिंसा से ये सीख ली कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और भारत के नागरिकों के अधिकारों में धर्म का कोई योगदान नहीं होगा। भारत का हर नागरिक एक समान अधिकार का अधिकारी होगा। एक समान अधिकार का अधिकारी होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी पक्का? सच में? हाँ। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधारा की नुमाइंदगी थी। मतलब कांग्रेस अपने आप में ही बहुत सारी विचारधाराओं से बनी हुई पार्टी थी, तो वो अपने आप में ही बहुत सारे दलों का काम करने वाला दल था। मैं मानता हूं कि कांग्रेस का संविधान सभा में अपार बहुमत था, लेकिन कांग्रेस अपने आप में ही विविधता से भरी हुई पार्टी थी। विविधता से भरी हुई पार्टी थी, जिस कारण से आप ये माने कि कांग्रेस अपने आप में पक्ष भी थी और अपने आप में ही विपक्ष भी थी। अगर कोई कांग्रेस का ही व्यक्ति कुछ गलत करता था तो कांग्रेस का ही नेता उसके खिलाफ खड़ा होकर विद्रोह करता था। तो आप ये जाने कि कांग्रेस अपने आप में पक्ष भी थी और अपने आप में ही विपक्ष भी थी। कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, एक बहुत बड़ी भूमिका। समझ में आई बात? आगे सुनो।
संविधान सभा के कामकाज की शैली, कामकाज करने की शैली क्या थी, तरीका क्या था, ये भी सुन लेते हैं। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। समझ में आई बात? तो ये जान लो आप कि संविधान सभा में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन होता था। हर टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया जाता था और हर टॉपिक पे ये प्रयास किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहमत किया जाए, चुनाव ना करना पड़े। ज्यादातर मुद्दों को वो चाहते थे कि बिना चुनाव के ही पास कराया जाए, जिससे कि सबकी सहमति हो, और सबकी सहमति होगी तो क्या होगा, एक अच्छा संविधान बनेगा और जिस पर सबकी निष्ठा होगी, जिस पर सबका विश्वास होगा। ठीक है, आगे सुनो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्ति होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था। ये एक ही प्रावधान है पूरे संविधान में जो बिना किसी विवाद के, बिना किसी चर्चा के पास होता है, और वो कौन सा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये याद कर लो, ये अपने कॉपी में, अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो कि भारत की संविधान सभा में सिर्फ एक ही प्रस्ताव था जो बिना किसी विवाद के पास होता है, और वो कौन सा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और ये क्या है, ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब आपको एक उम्र के बाद वोट डालने का अधिकार है, और वोट डालने में किसी भी प्रकार का न धार्मिक भेदभाव होगा, न जातीय भेदभाव होगा, न आर्थिक भेदभाव होगा, और न ही किसी प्रकार का भेदभाव। और हर व्यक्ति के वोट की कीमत सिर्फ एक होगी। ऐसा नहीं है कि अमीर के वोट की कीमत 5 होगी, 10 होगी, ऐसा नहीं। सबके वोट की कीमत कितनी है, 1। समझ में आई बात? कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा को इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता था। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष के अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों के तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या सक्रियता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है, और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से है। तो भारत के संविधान का निर्माण बहुत ही निस्वार्थ भाव से हुआ है।
किसी ने भी भारत के संविधान के निर्माण में किसी भी नेता ने अपना स्वार्थ नहीं देखा है, भारत की जनता का स्वार्थ देखा है, भारत की जनता का हित देखा है और बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से भारत के संविधान के निर्माण में और उसकी चर्चा में अपने विचार रखे हैं और बहुत ही तर्क संगत विचार रखे हैं। चिचिया लेदर वाले नहीं, लड़ाई करने वाले नहीं, सोच विचार के उसका पक्ष भी बताया, उसका विपक्ष भी बताया, उसका ऊपरी पहलू बताया, उसका अंदरूनी पहलू, हर पहलू में हर अपनी बात को स्पष्ट किया है और बहुत ही तर्क संगत तरीके से लोगों ने बातें करी है, लड़ाई नहीं करी। आज की पार्लियामेंट की तरह एक दूसरे के ऊपर हल्ला हुल्ली नहीं, बहुत ही प्यार से सबकी बातें सुनते हुए, एक दूसरे की बातों को विचार करते हुए और तर्कपूर्ण तरीके से उनकी बातों को काटते हुए बात की गई है। समझ में आई बात? तो ये है भारत के संविधान निर्माण की कार्य पद्धति, भारत के संविधान के निर्माताओं की विवेकशीलता और भारत की जनता के हित इस संविधान सभा के केंद्र में थे कि भारत की जनता का हित होना चाहिए, हमारा हित नहीं, भारत की जनता का हित, जिन्होंने हमें इतना महान बनाया है, हमें ये महान दायित्व दिया है, हमें ये कर्तव्य दिया है कि हम उनके आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय कर सके। आज के नेताओं की तरह नहीं कि अपना स्वार्थ बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला काम नहीं। उन्होंने भारत की जनता के लिए वही काम किया है जो जनता ने उन पर भरोसा करके उन्हें सौंपा था। ठीक है, अब कार्य विधि जान लेते हैं। कार्य विधि, काम करने की पद्धति को समझ लेते हैं। संविधान सभा की सामान्य कार्य विधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 प्रमुख कमेटियां थी। तो ये याद रखना है कि भारत की संविधान सभा के निर्माण में कितनी कमेटियां बनी थी? 8। ठीक है, आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिन तक चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत के संविधान का निर्माण कार्य किया गया है। तो बहुत ही तर्क संगत तरीके से किया गया है। हर विषय पर, हर मुद्दे पर चर्चाएं हुई हैं, लिखित तौर पर हुई हैं, संवाद हुआ है और फिर जाकर कहीं एक पर्टिकुलर बात को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। समझ में आई बात? आगे सुनो। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, उसने भारत के संविधान के निर्माण में क्या भूमिका निभाई है? उसी ने तो सारी भूमिका निभाई है। भारत के संविधान में जो जनता को मौलिक अधिकार मिले हैं या फिर जो भी चीजें मिली हैं, वो सारी चीजें कहां से मिली हैं? ये जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसमें जो नेताओं ने वादा किया था, उसी के कारण तो मिली है। और उसमें जो स्ट्रगल भारत की जनता ने झेला था, उसी स्ट्रगल के कारण तो भारत के नेताओं ने भारत की जनता को वो अधिकार मुहैया कराने की बात कही है। समझ में आई बात? आगे सुनो। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही ना कर सकती थी।
यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान सभा में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। तो भारत के आजादी के आंदोलन के समय जो चर्चाएं हुई थी, जो विषय उठाए गए थे, उन्हीं विषयों को अंत में भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो आप ये मान लीजिए कि भारत के संविधान में उन्हीं बातों को स्वीकृत रूप में, लिखित रूप में भारत की जनता को प्रदान किया गया है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के नेताओं ने भारत की जनता को वादा किया। आप ये मान लो, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोच्चतम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अंततः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। तो आप देख लीजिए, अंत शब्द क्या कहा गया है? राष्ट्र आंदोलन में दिए गए आश्वासन, मतलब वादों, जो वादा किए गए थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, उन्हीं वादों पर खड़े उतरने का काम इस संविधान सभा ने किया है। कुछ नया नहीं किया। जो वादा किए थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, कान खोल के सुनो, जो वादा किए थे जो वादा किए थे हमारे नेताओं ने आजादी के आंदोलन के समय जनता को एकजुट करने के लिए, उन्हीं वादाओं को पूरा करने का काम संविधान निर्माण के दौरान किया गया है। कुछ भी खास नहीं किया गया, ठीक है। संस्थागत व्यवस्थाएं, संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण करती है। शासकीय संस्थाओं की संवैधानिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयासों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अंततः उन्होंने विभिन्न देशों के अनेक प्रावधानों को भी लिया, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का प्रमाण नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के
अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोच्चतम चीजों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। देखो, नकल करना, अच्छी चीज की नकल करना नकल करना नहीं कहलाता। अब भाई आज का युवा सिगरेट देखकर ही तो पीना स्टार्ट करता है ना, कि कुछ और करके। हमने जो भी दुनिया में सीखा है वो नकल करके ही तो सीखा है। आप बताओ, आज के समय में जो हमने दुनिया में सीखा है, जो बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है और वो कहां से सीख रहा है? नकल करके ही तो सीख रहा है ना, देख के ही तो सीख रहा है ना। और किसी को देखकर कुछ उसकी अच्छी बातें सीखना नकल नहीं कहलाता। और हमने जिस भी देश से जो भी लिया है अपनी सहूलियत के हिसाब से लिया है। हमने उनकी सहूलियत के हिसाब से नहीं लिया, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने अपने संविधान में चीजों को ग्रहण किया। तो हमने किन किन देशों के संविधान से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और आयरलैंड के संविधान से प्रावधानों को लिया है। तो ये आप जान लें कि भारत के संविधान ने इन संविधानों से कुछ ना कुछ बातें ली हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं आपका समाप्त होता है और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।